सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। रिसाइट टुडे न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। रिसाइट टुडे न्यूज़ के कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम मुलाकात करेंगे सियासी, समाजी, तहरीकी, मजहबी, इनकलाबी शख्सियत शफीक राना साहब से। अदारा इब्राहिम के बानी और सरपरस्त हैं और मरकज़ी सुन्नी जमातुल उलमा के सेक्रेटरी भी हैं और जुलूस गौसिया के बानी। तो जुलूस गौसिया का ख्याल कैसे आया और ये कब से निकल रहा है? चाहे मालेगांव शहर में अहले सुन्नत वल जमात को एक साथ इकट्ठा रखने के लिए ईद मिलादुन नबी का जुलूस बरसा बरस से निकल रहा है, लेकिन उसमें जो सिलसिला वारियत आई उसमें भी ऐसा था कि हम सब इकट्ठा रहें, तमामी सलासिल को साथ लेके चलें। इस सोच के साथ हमने जुलूस गौसिया की बुनियाद डाली। हमने जब जुलूस गौसिया की बुनियाद डाली तो ये देखा कि सरकारी सतह पर जो कुछ काम नहीं होता था, लेकिन ईद मिलादुन नबी हो, मुहर्रम की बात हो, जुलूस गौसिया की बात हो, इस बात को सामने रखकर ख़ास तौर से जो रास्ता दुरुस्ती की बात हो, पावर के मामलात की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, ये सब काम करने में बड़ी आसानी रहती थी। तो ये 7 बातों को सामने रख के मैंने जुलूस गौसिया की बुनियाद डाली। ख़ास तौर से अहले सुन्नत वल जमात के तमामी सलासिल को साथ लेकर चलना, ये हमारा मकसद था। अभी आपने सिल्वर जुबली मनाया, तो कितना आप कामयाब हुए अपने मकसद में? मैं ऐसा मानता हूँ कि मालेगांव शहर में मैं एक वाहिद आदमी हूँ अहले सुन्नत वल जमात का, जो अदारे इब्राहिम की बुनियाद डालने के बाद जुलूस गौसिया की बुनियाद डाला। और जो तकलीफ़ें आई 25 सालों में, मेरी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो भाग गया। रज़ा एकेडमी एक जुलूस निकालती थी, उनको ऐसे मसाइल आए कि वो जुलूस का बंद करके ऐलान करके चले गए। बाद में दूसरी जमात ने वो जुलूस निकालना शुरू किया जिसकी महदूद तादाद है। ये 25वां सिल्वर जुलूस गौसिया जो हमने निकाला, जिसकी क़यादत सिलसिला अशरफिया के सज्जादा नशीं कायद मिल्लत सैयद महमूद अशरफ साहब ने फरमाई। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी कि सिलसिला अशरफिया के सज्जादा नशीं ने क़यादत की। और 25 साल में जो कुछ हमने सीखा समझा और जो भी हमारे साथ हुआ, वो सब का सिला हमारे को इस दफ़ा 25वें जुलूस में मिला, जो बड़ा ही कामयाब जुलूस निकला। और अहले सुन्नत के तमामी सलासिल के लोग जुलूस में शामिल थे और हमारी हिम्मत बढ़ी कि हम आइंदा जुलूस निकालते रहेंगे, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, हम जुलूस निकालते रहेंगे। जानना चाहेंगे शफीक राना साहब से, पावरलूम ताल्लुका मालेगांव ताल्लुका पावरलूम संघर्ष समिति की बुनियाद क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इस वक्त क्या काम इस वक्त चल रहे हैं? मालेगांव पावरलूम संघर्ष समिति जो बनाई गई, असल में मालेगांव शहर में सिर्फ पावरलूम एक्शन कमेटी काम कर, और वो उसको तकरीबन 20-22 साल हो चुके थे काम करने में। उनके जो मेंबरान थे, मुझको बड़ा दुख था कि सारे मुसलमान पावरलूम वाले निम्बा कदम को उस पावरलूम एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट बना रखे थे और सारे मुस्लिम पावरलूम पर वो एक हुक्मरान बन गया था और पावरलूम एक्शन कमेटी के नाम से वो अपना धंधा करता था। कोई पावरलूम एक्शन कमेटी से मालेगांव शहर के आवाम को वो बेनिफिट नहीं मिलता था। बाद में हमने ये देखा कि उसमें कुछ ऐसे लोग एजेंट घुस गए जो सिर्फ ऑफिसरों की मदद किया करते थे, उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात होती थी। ये सब बातों को सामने रख के हमने मालेगांव ताल्लुका पावरलूम संघर्ष समिति की बुनियाद डाली। और उस बुनियाद डालने के बाद दयाना रमज़ानपुरे का जो हिस्सा है, वहाँ पर मुसलमानों को 24 घंटा पावर जो है सप्लाई नहीं करेंगे बोर्ड की तरफ से, जिसको एक्सप्रेस फीडर कहा जाता है। वहाँ ऐसा था कि 8-8 घंटा, 6-6 घंटा, 10-10 घंटा पावर बंद होती थी और एक्सप्रेस फीडर को 24 घंटा कंटिन्यू पावर रहती थी, जबकि दोनों का रेट एक ही था, पावर का दाम जो था एक था। हमने ये किया कि यार मुसलमानों को भी पावर दी जाए 24 घंटा। हमने वहाँ आंदोलन किया और मैंने ये बात लाई कि हिंदू को पावर देते हो, मुसलमान को नहीं। इस विषय में ऐसा हुआ कि यहाँ का एडिशनल एसपी हमको बुलाया, खास तौर से मुझको, और उसने बोला कि तुम जो ये वर्ड इस्तेमाल करते हो कि हिंदू को दी जाती, मुसलमान को नहीं दी जाती, तुम ये बोलने से शहर में हालात बिगड़ जाएंगे। तो मैं बोला अगर ऐसा मैं नहीं बोलता तो तुम मुझको बुलाते। हमारा तो एक ही बोलना है, सबको पावर मिलना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदुओं को दी जाती है वैसे मुसलमानों को दी जाए। हमने नासिक से एसी को लाया, साथ में सर्वे कराया और निम्बा कदम की साइजिंग के बाजू से लतीफ़ अनवर का कारखाना है मुसलमान का,
निम्बा कदम के साइजिंग और कारखाने को 20 पोल गाड़ कर, हर पोल के बीच में 200 मीटर का फासला होता है, इतना पोल गाड़ के निम्बा कदम को 24 घंटा एक्सप्रेस फीडर की पावर दी गई। लेकिन उसके बाजू में मुसलमान का कारखाने को नहीं। उससे पहले शाहिद नौरंग साइजिंग वाला था उसी हिस्से में, उसके बाजू में कारखाना हिंदू का, उसको दी गई, मुसलमान को नहीं दी गई, जबकि उसी के कारखाने के बाहर डीपी लगी है। ये हमने एसी को लाकर मालेगांव में सर्वे कराया, उसको विजिट करा और साबित किया कि हिंदू को देते हैं, मुसलमान को नहीं देते। उस वक्त एमएलए दादा भूसे उसकी ऑफिस में बोर्ड वालों को बुलाया, हमको बुलाया, वहाँ भी मैंने यही आरोप रखा। तो दादा भूसे ने कहा कि उन बोर्ड वालों को कि यार तुम ये काम करो, ये मेरा हल्का है, नहीं तो मैं बदनाम ज़्यादा होऊंगा। एक दफ़ा इनकी मीटिंग हुई नासिक में बोर्ड की, 5 जिले की, उसमें मैंने तकरीर की कि मालेगांव में फसाद कई हुए हैं, सुपारी पे हुए, पड़ाके पे हुए, आखिरी फसाद पंपलेट पे हुआ है, अब फसाद पावर पर होगा। ये बात मैंने वहां बोली, सब हैरान। उसका बेनिफिट ये मिला कि मुसलमानों को पावर दे जाने लगी आज भी 24 घंटा एक्सप्रेस फीडर। लेकिन कुछ दलाल उसमें लग गए और वो उन्होंने प्राइवेट डीपी के नाम पे वो काम शुरू कर। पावर लूम तालुका मालेगांव पावर लूम संघर्ष समिति की कामयाबी ऐसी थी कि एक्शन कमेटी के लोग जो हैं आज अजीम मुकादम जिंदा हैं। इन्होंने, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो जमदाड़े था उसके पास कोई मसला लेकर गए और वहाँ ये बोला अजीम मुकादम ने कि क्या अब हमको भी शफीक राना को लाना पड़ेगा, जबकि वो 22 साल से वहाँ एक्शन कमेटी के नाम से काम कर रहे हैं। मजदूरों को कितना इससे फायदा? मजदूरों का फायदा ऐसा था कि ब्लास्ट के बाद 2006 और 8 के ब्लास्ट के बाद हमने ये कहा बोर्ड वालों को कि मुसलमान ऑलरेडी इसमें परेशान है, यहाँ रोजगार का मसला जो है सब कुछ पावर लूम का है और पावर लूम से मुराद पावर रहेगी तो लूम चलेगा। मुसलमान यहाँ ब्लास्ट में मरे, मुसलमान पकड़े गए, मुसलमान यहाँ खौफजदा है। अगर मुसलमानों को 24 घंटा पावर देते रहें तो यहाँ का लेबर उससे जुटा रहेगा, कम से कम वो अपना गम भी बुलाएगा और उसको रोजगार मिलता रहेगा, तो किसी मसाइल में वो आगे भी नहीं आएगा। तो 24 घंटा पावर रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा लेबर लोगों को हुआ, उनका काम हुआ, वो अच्छे उसमें ज़िंदगी गुजारने लगे। मालेगांव तालुका पावर लूम संघर्ष समिति जैसे और कितने अदारे इस वक्त काम कर रहे हैं मालेगांव में? तो हकीकत तो ये है कि जो पावर लूम एक्शन कमेटी बरसाह बरस से काम करती थी, आज वो भी सर्द खाने में। कोई तंजीम मालेगांव में ऐसी नहीं है पावर लूम के ताल्लुक से मजबूती से लड़ने वाली, कोई तंजीम नहीं है। एक तंजीम जो पावर लूम उद्योग समिति है, वो भी कभी कभार कोई मसाइल आता है तो सामने आती है, वरना कोई साल भर एक्टिव रहे ऐसी शहर में कोई तंजीम आज नहीं है। और उसी की वजह है कि महावितरण के अधिकारी जो हैं वहाँ इंस्पेक्टर राज चल रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज मालेगांव शहर की 10 लाख से ज़्यादा आबादी होने के बाद भी एक ट्रांसफार्मर सिल्लक इनके पास नहीं रहता है। 200 केवी का एक ट्रांसफार्मर इनके पास सिल्लक नहीं रहता है इतने बड़े शहर में। भिवंडी, इच्चल करंजी जैसे जो पावर लूम उद्योग के शहर हैं, तो उनको जो सहूलियत दी जाती है और हमें जो सहूलियत दी जाती है, इनमें कितना मतलब हम फर्क कर? मसला ऐसा है कि वहाँ की लीडरशिप और यहाँ की लीडरशिप में फ़र्क है। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज हमारे यहाँ पावर स्पिनिंग मिल बंद हो गई है। मालेगांव स्पिनिंग मिल में ताला लगा हुआ है। सबसे बड़ा वहाँ मसला एक चीज़ का ये है कि जो रेट पावर लूम वालों को है, अगर मान लो इनको 3 रुपया फी यूनिट है पावर लूम वालों को, तो मालेगांव कोऑपरेटिव मिल को 10 रुपये है, इतना रेट का फ़र्क है। अगर यही रेट मालेगांव यानी पावर लूम को जितना लगता है वही रेट स्पिनिंग मिल से भी लिया जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही हो जाएगा। आज लाखों करोड़ों रुपया उनका बिल में जा रहा है आज बिला वजह, जबकि धूलिया शेतकरी जो स्पिनिंग मिल है, लफ्ज़ सिर्फ उसका शेतकरी किसान मिल होने की वजह से उसको ये सहूलत है और मालेगांव स्पिनिंग मिल को वो सहूलत नहीं है। और उसी की वजह यह है कि आज वो बंद हो गई, क्योंकि अगर ये रेट कम हो जाए तो दाम कम हो जाएगा सूद का, वहाँ को लेबर का मसला हल हो जाएगा। आज वहाँ स्पिनिंग मिल बंद होने से सैकड़ों लेबर बेरोजगार हुए। लीडरशिप की कमी है या तंजीम मजबूत नहीं है? दोनों की बात है। मालेगांव में असल बात यह है ना, अब चूंकि मालेगांव शहर में हर गली में एक लीडर पैदा हो गया है, इतनी सारी पार्टियां आ गई और हर आदमी ये चाहता है कि मेरी ज़्यादा सुनवाई होती है, मेरा ज़्यादा असर रहता है, और यही लोग जाके ऑफिसरों के एक मुखबिर बन गए। ये नौजवान लीडरशिप इस वक्त उभर कर नहीं आती है सामने। नौजवान तो एमएलए तो नौजवान है हमारे शहर का, कि किसी ने भी किसी का हाथ नहीं पकड़ा कि आगे मत जाओ। हमारे निहाल साहब से 12 लोग बोलते थे कि आप अपना
कोई जानशीन पैदा करे। निहाल साहब ने ये कहा कि हारून अंसारी जब कांग्रेस में गए, हम साथ में सोशलिस्ट पार्टी में काम करते थे, तो मैं रोता था भाई। निहाल साहब बोलने लगे कि हारून अंसारी जब कांग्रेस में चले गए तो मैं रोता था कि अब मैं अकेला क्या करूं। तो मैं अपने कांधे पे टटपट्टी लेके जाता था, मीटिंग करता था, मैं जाता था, बिछाता था, मैं बोलता था और मैं उठा के टटपट्टी कांधे पे लेके चला आता था। इस दौर से मैं गुजरा। तो जो काम करेगा वो आगे आएगा। मुझको किसी ने हाथ पकड़ के नहीं बनाया, मैंने काम किया तो आज ऐसा है। जो काम करेगा वो आएगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पैगाम होगा नौजवानों के लिए। और उसी लीडर का आज जो लड़का है कोई काबिल नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि निहाल अहमद साहब ने जानशीन नहीं पैदा किया बल्कि वर्कर पैदा किया। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि वर्कर से लीडर है। बिल्कुल। और जब तक इंसान वर्किंग करता रहेगा, जब तक वो जाना पहचाना जाएगा। जिस दिन वर्किंग बंद करेगा वो मामला उसका खत्म हो जाएगा। जनता दल सेकुलर की बात निकली है, तो निहाल साहब के दौर में जैसे वर्कर थे, आज वैसे वर्कर दिखाई नहीं देते। बात ऐसी है कि आज इसलिए नहीं है ना कि आज के जो लोग हैं वो इसको कारोबार बना लिए हैं, बिजनेस बनाए हैं। वरना जो लोग सोशलिस्ट जहन के थे निहाल साहब के साथ, सोशलिस्ट जहन पूरे देश में जो लोग थे और आज हैं जो भी बचे हैं, इनका मकसद सिर्फ काम करना था, रुपया पैसा कमाना नहीं था, समाज में रह के खिदमत करना। निहाल साहब मालेगांव के जब पहली दफ़ा सदर बल्दिया बने तो सुबह जब उठते थे वो, तो रात की सूखी रोटी पानी में भिगा कर खा के निकलते थे घर से, और दिन भर घर नहीं जाते थे। कहीं भी आलू रोटी ये जो भी भजिया पाव जो मिलता था ये खा लेते थे, मगर काम को अहमियत देते। तो वो सोशलिस्ट नज़रिया वो आज नजर ही नहीं आता। कि जैसे जैसे सोशलिस्ट लोग जाते गए दुनिया से और नई नस्ल जो आई उसको सियासत को कारोबार बना लिया, एक बिजनेस बना लिया, रुपया पैसा कमाने की एक हिस्सा बना लिया सियासत। क्योंकि निहाल अहमद साहब आपके सियासी उस्ताद रहे और सबसे ज़्यादा वक्त आपका जो है निहाल अहमद साहब के साथ गुजरा है। उनकी पॉलिसियों को देखा है, उनको करीब से आपने देखा है, उनकी सियासत को देखा है, उनके सोशलिस्ट नज़रिए को देखा है। तो उस वक्त की सियासत जो थी निहाल अहमद साहब की सियासत और उसके बाद की सियासत में आप कितना मतलब फ़र्क देखते हैं, कैसी लगती है सियासत? मैंने ये जो कहा कि चूंकि अब सियासत एक बिजनेस हो गया, लेकिन ऐसे ही दौर में, जिस दौर में ये बोला जाता है कि सियासत में रुपया पैसा और ताकत की ज़रूरत है, ऐसे ही दौर में दिल्ली में एक केजरीवाल है जी बिल्कुल, जो उसूल की सियासत कर रहा है, बगैर पैसे की, बगैर गुंडागर्दी की सियासत कर रहा है और उसमें कामयाब भी है। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ हमारे शहर की बात करें, कि हमारे शहर को बनाने की बात करें, तो कितना मतलब हमें मेहनत करना पड़ेगी और कितना लोगों में बेदारी लाने की ज़रूरत है इस वक्त? 10-11 साल पहले हमारे मुफ्ती साहब भी आए थे बदउनवानी दूर करने, और लोगों ने उन पर भरोसा किया। मैं भी उनके साथ गया 15 दिन, और 15 दिन सिर्फ 15 उनके साथ गया इसी बात पे कि एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती है, जामा मस्जिद और लश्कर वाली ईदगाह के इमाम है, उन पर भरोसा किया गया। आवाम, शहर के आवाम ने भरोसा किया। खास गुंडागर्दी और बदउनवानी की बात को साथ, बैतुल माल की हिफाजत का नारा लगाया गया, लेकिन क्या मिला हमको इस शहर को? आज इस शहर की आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि वो भरोसा करे तो किस पर करे। निहाल साहब का दौर देखा, शेख रशीद का दौर देखा, मुफ्ती साहब का भी दौर देखा, तो अब किस पर भरोसा करना? मुफ्ती साहब जैसे ऊपर कोई और तो आ नहीं सकता, कोई फरिश्ता तो अब उतरेगा नहीं इलेक्शन लड़ने, क्योंकि मजहबी तौर से मुफ्ती इस्माइल जो सर्टिफिकेट उनके पास मजहबी, मुफ्ती हैं, आलिम है, हाफिज है, कारी है, 5 सर्टिफिकेट मुसलमानों में कुछ है नहीं मजहबी, जिसके पास 4 सर्टिफिकेट होने के बाद भी वो बदउनवानी में पूरा मुलविस हो गया। तो अब यहाँ के लोग किस पर भरोसा करें? केजरीवाल पर कर सकते? बिल्कुल करेंगे, अगर केजरीवाल यहाँ आया तो करेंगे। जानना चाहेंगे कि निहाल अहमद साहब के बाद आप जनता दल सेकुलर को कैसे देखते हैं? कितनी मजबूत हुई है या कितनी कमजोर हुई? ऐसा है कि निहाल साहब जब हयात थे तो उन्होंने अपने दूसरी बीवी के जो लड़का है बुलंद अम्मल नेहरू, उसको आगे लाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर कोई गट्स नहीं था। मगर बहालत मजबूरी साजिदा मैडम के ज़्यादा प्रेशर में निहाल साहब ने बुलंद को आगे लाने की कोशिश किया, मगर वो कोई काम का नहीं निकला। यहाँ तक कि एक दफ़ा निहाल साहब ने ये उसके मुंह पर कहा बुलंद के कि अबे तू बिल्ली का गू है, ना लीपने लायक है ना पोतने लायक है। ये जुमला था निहाल साहब का। मगर चूंकि औरत का दबाव था, और उस औरत का दबाव जिसकी वजह से निहाल साहब आसमान से ज़मीन पे आ गए, मगर चूंकि उनकी बीवी थी, वो घर में राज उसी का था, तो पार्टी पर वो हावी हो गई।
साजिदा मैडम, और उससे पूरा शहर नाराज़ साजिदा से। निहाल अहमद की ज़िंदगी में 2 औरत हैं। पहली बीवी के इंतकाल के बाद जब जनता दल ऑफिस पे एक ताज़ियती मीटिंग हुई, तो मैंने अपनी तकरीर में ये कहा था उस वक्त कि इंसान को, आदमी को जो है औरत बनाती भी है और ख़त्म भी कर डालती है, बिगाड़ भी देती है। हमारे निहाल साहब की ज़िंदगी में दोनों वाक़यात थे। क्योंकि पहली बीवी बहुत मजहबी थी, बहुत ही ऐसी औरत थी जो मुकम्मल तौर से, ईमानदाराना तौर से, मजहबी तौर से शरीयत में रह के तक़वे के साथ अपने परिवार की परवरिश की, अपने बच्चों की परवरिश की। क्योंकि निहाल साहब हमेशा जिंदाबाद मुर्दाबाद रोड पर रहा करते थे, आवामी काम किया करते थे, घर पर उनका ख्याल कम रहता था। तो वो बच्चों को सारा, वे बच्चों को उनकी बीवी जो थी वो पेट पाला करती थी। वो अपनी रोज़गार के ज़रिए लोग दूसरों का कपड़ा सीती थी, गरीब लोगों का, और उसकी सिलाई से इन बच्चों की परवरिश की। वो औरत इतनी काबिल थी। लेकिन दूसरी औरत जो आई, वो इसको लालच, रुपया पैसा कमाने का था। और जब ये हावी हुई पार्टी पे, तो पार्टी जनता दल जो थी वो धीरे धीरे सिमटती गई। हम जैसे वर्कर जो मुखलिस थे, मालेगांव शहर में मेरे ऐसे ऐसे सैकड़ों वर्कर थे जो मुखलिस थे, जो निहाल साहब के लिए जान देने के तैयार थे, उन सबको नज़रअंदाज करते गए लोगों ने, इनको धीरे 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 साइड में किए। और चंद मखसूस लोग जो जी हुजूरी उसमें किए, वही लोग ये साले बहनों को आगे लाकर आज पार्टी को वहाँ ले आकर रख दिए हैं जो हाशिए पे आ गई है जनता दल। आगे तो ऐसा है कि अगर देश में पैक्ट हुआ कांग्रेस और जनता दल का, देवी गौड़ा साहब और राहुल गांधी का पैक्ट हुआ, तो इनके लिए तो मसला पैदा हो जाएगा कि अब कहाँ जाएंगे। ये तो ऐसा हो जाएगा घर के ना घाट के रहेंगे। और जनता दल वाकई इस शहर में एक सबसे ज़्यादा ताकतवर मजबूत पार्टी थी, मगर ये जब से मुदाखलत साजिदा मैडम की आई पार्टी के अंदर, वो पार्टी कमज़ोर होती गई। और निहाल साहब के बाद चूँकि लोग निहाल साहब के अकीदतमंद थे, मेरे ऐसा आदमी वहाँ से हटा। जिस निहाल अहमद को ख़त्म करने के लिए मुफ्ती इस्माइल सियासत में आए, राजकारण में आए, आज उनका बेटा उन्हीं के साथ लग गया, उनके पीछे उस वर्करी कर रहा है मुफ्ती इस्माइल के, जो हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मैं मुफ्ती इस्माइल से जब पूछा था, उन्होंने महाज बनाया कि तुम निहाल अहमद के ख़िलाफ़ क्यों, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मुझको बहुत तकलीफ निहाल अहमद ने दिया। मैं बोले शिकार करता था, उस मामले में मेरे खिलाफ ये बहुत कंप्लेन करते थे ऊपर तक, मैं परेशान हो गया। और मैंने फिर फील्ड बनाई मेरी मजहबी, इस्लाही माशरा के जलसे शुरू किए। जब मैंने देख लिया कि मेरी फील्ड मजबूत हो गई, तब मैंने राजकारण और सियासत में आने का फैसला किया। और मेरा एक ही मकसद है, निहाल अहमद को राजकारण में ख़त्म करना, और उन्होंने किया भी। उन्होंने शेख रशीद की 2 बार हिमायत की, जो आज ये शेख रशीद को बुरा कहते हैं, मुफ्ती इस्माइल। उस मुफ्ती इस्माइल ने निहाल अहमद की मुखालफत में 2 बार शेख रशीद के लिए वोट मांगा, उनसे लोगों से गुजारिश की, और शेख रशीद को चुनकर लाने में पूरी मदद की। इस वक्त किस सियासी पार्टी की तरफ आपका रुझान है, आपको क्या लगता है? मैं कांग्रेस के जो एमएलए हैं शेख आसिफ साहब, कांग्रेस के जो मेयर है शेख रशीद साहब, उनकी सपोर्ट में हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं इसी ज़माने में शेख रशीद के ख़िलाफ़ जितना मैंने बोर्डबाजी की अखबारात में दिया, शायद किसी ने नहीं लिखा होगा। एक ज़माना ऐसा था जब शेख रशीद प्रेसिडेंट बने निहाल साहब की सपोर्ट से। निहाल साहब ने उनको प्रेसिडेंट बनाया 1994 में, मालेगांव म्यूनसिपलिटी का सदर बल्दिया बनाया। और जब शेख रशीद अलग हुए तो मैंने उनके ख़िलाफ़ इतना लिखा। शेख रशीद के जो लोग थे, जनता दल के लोगों को मार ढोक करते थे पूरे शहर में। मैं इनके हिस्से में, मेरा कारखाना है शेख रशीद के एरिया में, लेकिन कभी शेख रशीद के लोगों ने हिम्मत नहीं की मुझको मेरे ऊपर हाथ उड़ाने की या गाली गलौज करने की। मैं करता था, लेकिन आज मैं उसी शेख रशीद की हिमायत में हूँ, उसके बेटे शेख आसिफ की हिमायत में हूँ। क्योंकि कल और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है शेख रशीद में और उसकी फैमिली में। जनता दल के नज़रियात और कांग्रेस के नज़रियात दोनों बहुत मुख्तलिफ नज़रिया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर भी आप ऐसा है कि बहरहाल नदी के 2 किनारे हैं, हाँ, बीच में तो पानी बहना है ना। बिल्कुल। अगर पानी ना हो तो किनारे फिर दिखेंगे कहाँ से? क्योंकि आप चाहते तो समाजवादी भी ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस। समाजवादी का जो मामला है, मुझे अभी पिछले हफ्ता धुलिया गया था, वहाँ का जो आमीन पटेल है कारपोरेटर समाजवादी का, उसने मुझसे कहा कि आप समाजवादी के सदर बन जाए मालेगांव। मैंने कहा 1992 में अबू आसिम मुझको बोल रहा था सदर बनाने का, जब से उसकी वो कोशिश थी मैं नहीं बना। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी जो है जब उभरी, अबू आसिम टाटा से छूटने के बाद वो किए तो मजबूत बनी थी। लेकिन अबू आसिम जो है
वो डिक्टेटर रहे, अच्छा, सेकुलर जहन रख के काम नहीं करते और इसीलिए लोग उनसे दूर होते गए। कमान अपने हाथ में रखने के बाद वो ऐसा है कि बस जो मैं कहूँ वही होगा, तो ऐसे पार्टी नहीं चलती। और MIM का ही मसला यही है। मालेगांव में सबसे पहले असद अवैसी को लाने का ऐलान मैंने अखबार में दिया, तर्जुमान उर्दू में, कि मैं उसको मालेगांव लाऊंगा, यही पावर के ताल्लुक से, कि पावर जो मालेगांव में तकलीफ है पावर की, इस बारे में चूंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उनका जलसा लश्कर वाली ईदगाह पे रखने का मैंने ऐलान किया था अबू आसिम ये असद अवैसी का, ताकि हमारी बात आसानी तक गवर्नमेंट तक जा सके। तो चूंकि असद और इनका जो मामला है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ जमहूरियत है, वहाँ किसी एक मजहब के मानने वाले की हुकूमत नहीं हो सकती। हम अगर खाली एक मुसलमान की बात करेंगे तो आज मालेगांव में मेजॉरिटी में है, सब जगह नहीं है, तो हमको तो सबको साथ लेके चलना है। और MIM पे लेवल लग गया है मुस्लिम पार्टी, तो हम कहाँ कहाँ काम कर सकते। ऐसा है, अगर ये एक डिक्टेटर पे जाएंगे तो कांग्रेस में भी है, नेहरू परिवार पूरा डिक्टेटर है। मुझको याद है कि जब गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे जनता दल के, देवी गौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, पुराने बहुत बूढ़े आदमी थे, पुराने थे, वो सदर थे। सोनिया गांधी को कांग्रेस का सदर बनाने वाले थे बाद में, तो वो शायद इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तो उस बूढ़े आदमी को कांग्रेस के वर्करों ने, सोनिया या नेहरू परिवार के वफादारों ने टांगी टोला करके उठा के बाहर फेंक दिया था। जानना चाहेंगे कि DYSP गजानन राजमाने का इस वक्त तबादला हुआ है, आपने काफ़ी फाइट की है पुलिस से, काफ़ी लड़ा है, आंदोलन के लिए लड़ा है, अभी आपने बताया कई केसेस इस वक्त आपके चल रहे हैं, तो इस वक्त नए DYSP इस वक्त शहर में आए, तो आप गजानन राजमाने DYSP साहब के तबादले को कैसे देखते हैं? ऐसा है, उसकी तो मुद्दत पूरी हो चुकी थी, उसको तबादले में किसी का हाथ होत नहीं है, और जो लोग बड़ा उसको सेकुलर जहन और अच्छा काम करने वाला मानते हैं, असल में ये सब पुलिस के दलाल हैं। अच्छा, इनको आज तक यही नहीं समझा पुलिस क्या है। पुलिस का काम है, आएंगे वो ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी करने के बाद चले जाएंगे। हम ये मानते हैं कि हमारे निहाल साहब ये बोला करते थे कि जो जितना सख्ती करेगा ऑफिसर पुलिस वाला, ये समझ लेना वो उतना बड़ा चोर है, और हम उसी नज़रिए को सामने रखकर राजमाने को भी देखते हैं। मुझे तो ये बताया गया कि राजमाने से सवाल किया जाए, उससे माती लगाई जाए कि तुमने जो नदी के इस पार गुटखा और ये पूड़ी की जो रेड की, जितना पकड़े, क्या नदी के उस पार भी ये सब कार्रवाई इतनी हुई कि जितनी मालेगांव सेंट्रल हल्के में हुई है? तो कहाँ से सेकुलर जहन ये लोग समझते हैं। दूसरी बात, राजमाने ने पिछले साल ईद पर जो नौजवानों ने थिएटर के अंदर पड़ाका फोड़ा, हम उस पड़ाका फोड़ने की मजम्मत करते हैं, आज भी उसको सही नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, लेकिन उस पड़ाका फोड़ने में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनको राजमाने ने देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया। ये काबिल मजम्मत बात थी, बहुत ही खराब बात। तो हम उसको कैसे सेकुलर मान लें कि वो सेकुलर था? उसने मुसलमानों जो पड़ाका फोड़े उनके ऊपर देशद्रोह का केस बनाया, वो पड़ाका फोड़ने का जो आरोप है, जो जुर्म है, वो कलम लगाया होता तो हमको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन उसने देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया। क्यों? ये एक बड़ा सवाल था। उसने मुफ्ती इस्माइल जो हैं वो एक बार को आगरा रोड पे जब धरना दिए, वो एक कोई बुराई की बात नहीं थी, कोई किसी के ज़्यादा विरोध की बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो राजमाने ने आकर उनके पंडाल में लाठी चलाया, वहाँ लोगों को मारा। क्या है ये जो बातें आती है बार बार कुरैश बिरादरी के ताल्लुक से, उसमें राजमाने का क्या किरदार? हमारे रमज़ानपुरे में अभी गणपति विसर्जन के वक्त, गणपति के वक्त कुछ मुसलमान नौजवान राजमाने के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं गणपति के सामने। ये इसका क्या मतलब था? ये जो आपने इससे पहले बताया 3 मिसालें, वो तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम कर रहे हैं। कौन सी? गणपति के पूजा के लिए बोलते हैं हम, अमन और भाईचारे। देखिए, शरीयत में ऐसा कुछ नहीं कि गणपति के सामने खड़े होकर मुसलमान पूजा पाठ करें, कोई कहीं गुंजाइश नहीं है। बल्कि वो मुसलमान जिन लोगों ने राजमाने के साथ खड़े होकर आरती की या पूजा पाठ की, हाथ जोड़कर, जो भी तरीका था, उसके बाद उन लोगों ने वापस कलमा पढ़ा, मुफ्ती वाजिद अली ने उनको दोबारा मुसलमान। तो राजमाने ने जो ये शहर में किया वो सब भी देखना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो दोनों तरफ होना चाहिए, एक ही तरफ क्यों? खाली मुसलमानी पर क्यों होता है? भी होना चाहिए। और राजमाने जैसे इससे बहुत बड़े सख्त ऑफिसर इस शहर में आए, IPS आए, हमने सबको देखा। राजमाने तो बहुत छोटा DYSP है, उसने मालेगांव शहर में
और सेंट्रल हल्के में जितने लोगों को हरिसमेंट किया, मुसलमानों को तड़ीपार के नोटिस दी, यहाँ तक के अभी रमज़ान महीने में जो मैंने अखबार में पढ़ा है और लोगों से सुना कि निहाल साहब का जो लड़का है बुलंद अम्मल नेरी, इसको तड़ीपार नोटिस दी गई है। ये हाल है पुलिस वालों का। इलेक्शन के दौरान सियासी समाजी लोगों को तड़ीपार का नोटिस दिया जाए। पुलिस का यही किरदार है क्या? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाई गई है, ना कि ऑफिस में बैठ के राजपाट करना। और आने वाला जो डीवाईएसपी है, जो भी आया होगा, अभी हम देखेंगे, उसको समझेंगे कि वो किस ढंग से काम करता है। हम तो यही कोशिश करेंगे कि वो सेकुलर बनकर काम करे। इससे पहले राजमाने से पहले सिटी के पुलिस स्टेशन का जो पीआई था पाटिल, के पाटिल, उसको हमने बदली करवाया। वो ज्यादती करता था, लोगों के साथ मारधाड़ करता था, कि लोगों के साथ बदतमीजी करता था। उसको यहाँ से हटाया गया चंद महीनों में। तो ये शहर जुल्म ज्यादती के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाया है। राजमाने के अगर उसका बाप भी यहाँ आया और ज्यादती करेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ईद जैसे त्यौहार के फौरन बाद पावरलूम सनत मंदी का शिकार है। कहीं कहीं 4 दिन जो है पावरलूम चल रहा है। तो एक त्यौहार के गुजर जाने के बाद हमारे जो मसाइल बुनकर बिरादरी पर आए, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे अहम बात यह है कि यहाँ का मालेगांव शहर का जो बुनकर है, पावरलूम चलाने वाला मालक जो है, ये सही बात यह है कि यह ताकत से कारोबार नहीं करता है। यहाँ का जो कारोबार है बुनकरों का, पावरलूम का, ये पूरा तांबा काटा का जो व्यापारी है, सूत वाला और कपड़े वाला, ये यहाँ के कारोबार चलाते हैं। और यहाँ के जो बुनकर हैं, उनकी कमज़ोरी ये है कि ये ताकत से धंधा नहीं करते, मजबूती से धंधा नहीं करते हैं। सब उनके भरोसे कारोबार किया जाता है और उसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। जिस दिन यहाँ का बुनकर 100 लूम की जगह अगर 20 लूम चलाने लग जाए, ताकत से धंधा करने लग जाए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साल भर उसको नुकसान नहीं लगेगा। जैसा कि आपने फर्जी बंदा, वो लोग जब चाहते हैं उसको मंदा घोषित कर देते हैं, और जब चाहते हैं तब ऐसा होता है कि मतलब वो वजह ही है ना, यही बता रहा हूँ कि कमजोरी, डुप्लीकेट बंदा नहीं, मंजूरी कमजोरी। उनको मालूम है कि आज ये खाली हो गए, त्यौहार हो गया, इनका सब रुपया पैसा खर्चा किए हैं, इनके पास अभी है नहीं वैसी साइड। अब ये जब कपड़ा बिनकर लाएंगे और हम बोलेंगे अभी बहुत हालात खराब है, ऊपर कपड़ा नहीं बिक रहा है, कोई लेवार नहीं है, तो ये मजबूरन अपना कपड़ा कम भाव में देंगे। सूत वाले को ये लगता है ये खाली है, अब ये सूत लेने आएंगे, हम सॉल्टेज बता के रेट ज़्यादा लेंगे। और अपने भाई जो हैं बुनकर भाई, ये ताकत से कारोबार करते नहीं, उधार जाके लाते हैं, उधार में क्या बचेगा? कितने सालों में ऐसे हालात पैदा हुए? ये तो अभी 2 साल में ऐसे हालात अभी फिर आए हैं। अच्छा। वरना 2 साल पहले तो ऐसे हालात थे कि इस बात सैकड़ों कारखाने बंद थे। अच्छा। और हजारों कारखानादार करोड़ों रुपये अंदर हो गए थे। इस साल तो अल्लाह का एहसान था कि बहुत अच्छा चला, साल भर अच्छा चला, लेकिन ईद के फौरन बाद अभी जब कारोबार शुरू हुआ तो मार्केट में मंदी बढ़ी। तो ऐसे हालात में क्या पैगाम देना चाहेंगे मजदूरों को? ऐसे हालात में तो मेरा पैगाम यही है, दोनों को, मजदूर भाइयों को भी, कारखानादार जो लोग हैं बुनकर भाई, उनको भी, कि आपस में मेल जोल रखकर कारोबार करें और अपने कारोबार में मजबूती लाएं। अगर जिस दिन मजबूती आ जाएगी, इस शहर में मंदे का सवाल ही नहीं पैदा होगा और व्यापारी राज नहीं करेगा। जब हम अपनी ताकत से कारोबार करेंगे, हम अगर उनके भरोसे कारोबार करेंगे तो फिर उनके हिसाब से कारोबार चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये थे शफीक राणा साहब, जो रिसाइट टुडे के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में बात कर रहे थे, और अपनी बातों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रखा, जिसके लिए मैं आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैं भी आपका शुक्र अदा करती हूँ।